नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इंडिया टुडे। मैं हूं प्रीति चौधरी। चुनाव के आखिरी 2 चरण बचे हैं और ये दोनों ही फेजेस आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी खुद एक बहुत कठिन मुश्किल समय से गुजर रही है। पार्टी के मुखिया 50 दिन जेल में रहे, बस थोड़ी सी मोहलत लेके बाहर निकले हैं कैंपेन के लिए। जैसे ही पंजाब का वोट होगा 1 जून को अरविंद केजरीवाल वापस जेल जाएंगे। जुड़ रहे हैं हमारे साथ चुनाव पर आगे की प्रतिक्रिया और ये जो कठिन समय आम आदमी पार्टी गुजर रही है, जिस कठिन समय पे, उसी पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका आज तक और इंडिया टुडे पे अरविंद जी। अरविंद जी, मैं पार्टी कार्यालय में थी जिस दिन आप निकले और आपने एक स्पीच दी और उस स्पीच में आपने कहा मेरे पास बहुत वक्त था सोचने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए कि मैं निकल के क्या करूँगा। आपको लग रहा है जो भी आपने वो 50 दिन स्ट्रैटेजाइज किया वैसे ही चुनाव उतर रहा है? हम अपनी बात रख रहे हैं लोगों के बीच में। जनतंत्र है, लोग तय करेंगे कि हमारी बातें उनको कितनी एक्सेप्टेबल है, बीजेपी की बातें कितनी एक्सेप्टेबल है। तो जो जनता को समझा पाएगा उसको जनता वोट देगी। अरविंद जी, वो 50 दिन जब आप जेल में थे वो कैसे बीते? क्योंकि बाहर तो बहुत सारी बातें चल रही थी। आपने जैसे ही निकलते कहा कि आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अंदर जेल में कई सारी ऐसी चीज़ें की जिससे मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। जैसे मुझे एक कम्प्लीटली सॉलिटरी सेल में रखा था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। वो जो पूरी बैरक थी वो खाली करा दी गई थी, कोई नहीं था। तो मैं अकेला उस वहाँ सेल में था, बस उसमें खाली बैरक में बाहर टहल सकता था। मेरे सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे थे और वो सीसीटीवी कैमरों की फीड 13 ऑफिसर्स के पास जाती थी और वो 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करे। और पीएमओ में जाती थी, उनमें से किसी ने बताया। और वो 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करते थे, मैं कब उठता हूँ, कब खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, कितने बजे कितना टॉयलेट में जाता हूँ, क्या। आप ये सोच के देखो, अगर 24 घंटे आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। मेरे को 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दिया गया। मेरी शुगर 300 350 पहुँच गई। फिर जब मीडिया वालों ने शोर किया तब उन्होंने इंसुलिन शुरू किया। इतना दिन इंसुलिन, अगर शुगर ज़्यादा रह जाए तो किडनी और लीवर पे अफेक्ट करना चालू कर देती है। भगवंत मान जब आए, उनसे जेल मैनुअल के अंदर है कि फ़ेस टू फेस मुलाकात की करवाई जा सकती है कमरे के अंदर बैठ के। और अभी तक जितने तिहाड़ जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स गए सबको इस तरह से फ़ेस टू फेस मुलाकात मेरे को नहीं करवाई गई। मेरी वाइफ आती थी तो सलाखों के इस तरफ वो और इस तरफ मैं, भगवंत मान सलाखों के इस तरफ वो और इस तरफ मैं। एक दिन मेरी वाइफ मिलना चाहती थी, उन्हें मिलने से मना कर दिया गया। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं थी, लेकिन अंदर मैंने बहुत मेडिटेशन की। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी की पूरी रामायण पढ़ी, कई किताबें पढ़ी। ये लोग मुझे तोड़ नहीं पाए। इनका मकसद था कि किसी भी तरह से, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बताते थे कि उनको बुला बुला के पूछा जाता था, सीएम साहब डिप्रेशन में तो नहीं थे, सीएम साहब रो तो नहीं रहे थे। उनका मकसद था तोड़ने का। आप कह रहे हैं कि 2 सीसीटीवी लगे हुए थे आपके जेल सेल में। आपका जो टॉयलेट बाथरूम जेल सेल में ही था? हाँ जी। तो वो सीसीटीवी के वो दायरे उनका में था? एंगल इस तरह से था कि वो पोर्शन अवॉइड। टीवी था सब कुछ, हाँ, टीवी तो हर सेल आप में। देखते थे? आपको पता था कि बाहर क्या हो रहा है? हाँ जी। कैसे देखते थे और क्या सोचते थे? नहीं, बस क्या, जो घटनाएं घट रही थी वो देख रहे थे टीवी के ऊपर। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इंसुलिन आपका रोक दिया गया। अरविंद जी, बाहर तो ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल इतने आम खा रहे हैं जेल के अंदर कि वो जानबूझ के अपना इंसुलिन बढ़ाना चाह रहे हैं। एक चीज़ बताइए, फ्रूट्स अलाउड थे कोर्ट के, उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर था। और जो मेरे को उसमें अगर आपके पास 15 पीसेस आते हैं फ्रूट्स के, उसमें अगर 2 छोटे छोटे पीस अगर आम के हैं तो उसको, और वो भी 30 दिन के अंदर अगर 2 बार या 3 बार आ गए तो वो मुद्दा है क्या? एक बार जब नवरात्रे शुरू हुए तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए प्रसाद भेज दिया आलू पूरी का, तो वो मुद्दा है क्या? तो बेसिकली तो वो बदनाम करने के लिए और वो करने के लिए पूरा नाटक रचा गया था। दवा ना देना, आप कह रहे हो कि 15 दिन तक आपका इंसुलिन होल्ड करके दिया और आप मरीज हैं डायबिटीज़ के। क्यों? मैं डेली मुझे 4 इंजेक्शन 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ मैं, और 10 साल से डेली 4 बार इंजेक्शन मेरे को लगते हैं मेरे पेट में। मेरे इंजेक्शन रोक दिए गए। क्यों आपको लगा आपके इंजेक्शन रोक दिए गए? मुझे नहीं पता इनकी क्या मंशा थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार
विरोधियों को जेल में डाल के उनके शरीर के साथ, उनके शरीर के अंगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपके चेकअप होता था, डॉक्टर वगैरह सब आते थे? उनको कई बार सुबह शाम आते थे। हर बार मैं बोलता था कि मेरा शुगर इतना बढ़ता जा रहा है, आप इंसुलिन, हम मॉनिटर कर रहे हैं, जब जरूरत होगी। तो मैंने कहा 300 हो गया, 350 हो गया शुगर। तो फिर 15 जब बात बढ़ी आपने, जब शोर हुआ बाहर और कोर्ट में हमने एप्लीकेशन डाली, तब इंसुलिन आप देना शुरू किया। अरविंद जी, मैं वापस उसी पहली स्पीच पे लेके जाऊंगी, क्योंकि आपका काडर एक बहुत रिवाइव्ड सा लग रहा था ऑन ग्राउंड। जो कार्यालय में आपने स्पीच दी, आपने बहुत कुछ बोला। आपने ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी के बारे में बोला, पर आपने ये भी कहा 2-3 चीज़ें पॉलिटिकली आपने बोली, जिसका मान लीजिए अभी कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, पर बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स उसमें उतर गए और रिटॉर्ट किया। उनमें से एक चीज़ थी कि आप मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, आप अमित शाह के लिए वोट दे रहे हैं, क्योंकि अगले साल मोदी जी क्योंकि 75 ईयर्स के हो जाएंगे और अमित शाह आ जाएंगे। इसमें ना कोई फैक्ट है, ना मोदी जी ने कभी ऐसा बोला है, ना अमित शाह ने बोला है। आपने कहाँ से आपको ये सूझ गया? अब नेट पे सर्च मार लो। अमित शाह जी ने खुद 2019 में बोला था कि 75 साल के सब लोगों को रिटायर कर रहे हैं हम लोग, और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद ही ये रूल लगाया था कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। 75 साल के बाद बीजेपी के संगठन में भी और सरकार में भी किसी को कोई पद नहीं दिया जाएगा। उसी के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को इस्तीफा दिलवा के रिटायर करवाया गया, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया, न जाने कितने लोगों की टिकटें काटी गई। तो जाहिर तौर पे जो रूल उन्होंने बनाया वो खुद पे तो लागू करेंगे ही करेंगे। पर किसने बोला अमित शाह है? सबको मालूम है कि अमित शाह, तो प्रधानमंत्री जी ने अंदर इनके इस टाइम काफ़ी अगली सक्सेशन वॉर चल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके सब नेताओं का पत्ता काट दिया है, शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया, वसुंधरा राजे को भी हटा दिया, खट्टर साहब को भी हटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह को भी हटा दिया, देवेंद्र फडणवीस को भी हटा दिया, योगी जी बचे हैं। योगी जी को अब सब लोग कह रहे हैं कि चर्चा घर घर में चर्चा है कि अब योगी जी को हटाया जाएगा, ताकि अमित शाह जी का रास्ता साफ किया जा सके सक्सेशन के लिए। योगी जी उसको लेके अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा तनाव है पूरी पार्टी के अंदर, बिकॉज प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को बनाना चाहते हैं, बाकी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। पर अमित शाह जी ने तो साफ कहा है, जैसे आपका बयान आया, उन्होंने अगले दिन साफ किया कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी ने नहीं कहा ना, वो तो नॉर्मली होता है कि जितने भी चेले चपाटे होते हैं वो सारे कहते हैं नहीं नहीं हमारा नेता ही रहेगा, हमारे नेता। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा मैं रहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी ये नहीं कहा कि वो रूल मैंने आडवाणी जी के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया था। रूल तो रूल है, तो वो तो सब पे लागू होगा। प्रधानमंत्री जी या तो कह दें, अपने मुंह से कह दें कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, वो रूल मैंने आडवाणी जी के लिए बनाया था, तो जनता समझ जाएगी। दूसरी चीज़ आपने बोली और योगी जी ने उसके बाद में आके कसकर जवाब भी दिया। आप झूठ फैला रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि योगी जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, उनका पत्ता काटना चाह रहे हैं। बाकी किसी ने खंडन नहीं किया इसका। किसी भी बीजेपी वाले ने आके खंडन किया कि नहीं योगी जी को नहीं हटा रहे? किसी ने खंडन नहीं किया, तो हो रहा है वो। और उत्तर प्रदेश का पूरे देश के बच्चा बच्चा ये बात कह रहा है। मैंने मुखर होके बोल दी, ये बात अभी तक दबी जबान में पूरे देश में चल रही थी। जब आप जेल में थे मुख्यमंत्री जी, उस वक्त जो आपकी वाइफ थी सुनीता केजरीवाल, वो एक लिंक बनी आप में और आपके जो बाहर जनता है। मतलब अरविंद केजरीवाल की मान लीजिए आवाज़ सुनीता केजरीवाल थी। जमकर उन्होंने कैंपेन किया। इसमें बीजेपी ने बोला है देखिए अरविंद केजरीवाल ने करप्शन पे तो बोलना छोड़ ही दिया है, पर उन्होंने ऐसी पार्टीज़ को रोल मॉडल बना लिया है जो करप्शन में लिप्त हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया लालू प्रसाद का, यादव का, जिनके साथ आप खड़े हुए हैं इस चुनाव में, और कि आप उन्हीं को एम्यूलेट कर रहे हैं और जो राबड़ी देवी मॉडल है वो आप अपना रहे हैं। नहीं, सुनीता, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, और मेरे जैसे सन की हस्बैंड को उसने पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त किया। नहीं तो मैं जब इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था तो एक दिन मैं अचानक इस्तीफ़ा दे के आ गया, और घर आके मैंने बताया कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और मैं अब दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करूँगा। आप सोच के देखो वाइफ पे क्या गुजरेगी। उससे डिस्कस करके नहीं गया था मैं, वाइफ तो पागल हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन उसने मेरा साथ दिया, उन दिनों में भी साथ दिया। तब तो मेरे कोई राजनीति में नहीं था, कोई चुनाव नहीं लड़ता था, कोई फ्यूचर ही नहीं था। दिल्ली की झुग्गियों में मैंने 10 साल काम किया, 1 नहीं 2 नहीं 10 साल काम किया, पर उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरा तो पैशन था, उनका तो नहीं था। फिर जब अभी मैं जेल गया
तो उन्होंने इस इमरजेंसी पीरियड में मेरे और जनता के बीच में एक लिंक का काम किया। उनका एक्टिव राजनीति में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ना चाहती हैं। एक फॉलो अप क्वेश्चन करूंगी, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं, 7 महीने बाद दिल्ली चुनाव होगा, उसमें हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की जगह नई दिल्ली लड़ लें? नहीं लड़ेंगे वो नहीं चुनाव, लड़ेंगे चाहे आप जेल में भी हो। मैं अगर जेल में इन्होंने रखा तो जेल से चुनाव अगर मैं लड़ूंगा 70 की 70 सीट आएंगे, जनता उसका जवाब देगी। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे कई मंत्रियों को जेल में डाल देंगे, विधायकों को। आप 70 के 70 विधायकों को जेल में डाल दो और चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ़ है? जनता देख नहीं रही हो क्या रहा है? आपने एक चीज़ हमेशा बोली है कि आप सत्ता जेल से चलाएंगे, डेमोक्रेसी जेल से रन करेंगे, पर ये बीजेपी भी कह रही है और सोचने में भी है, जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए, डेप्यूटी सीएम थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने छोड़ दिया पद। बाकी लीडर्स ने भी ऐसा किया। ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ना चाह रहे, बाकियों को करवा कर? यही तो वो चाहते हैं, यही तो मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को मैं नहीं हरा सकता चुनाव में, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिर जाएगी, हम चुनाव कराएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो अगला टारगेट ममता जी होंगे, ममता जी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, उनकी सरकार गिरा देंगे। विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, केरला में उनकी सरकार गिरा देंगे। स्टालिन साहब को गिरफ्तार। अगर मैंने आज इस्तीफा दे दिया, देश के जनतंत्र को खतरा होगा। मैं पद का लालची नहीं हूँ। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं झुग्गियों में जाके काम किया था। 49 दिन के अंदर खुद ब खुद सीएम की पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन आज मैं, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है जो मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा, तो इसीलिए मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने पीआईएल भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको नहीं हटा सकते, अगर वो सीएम रहना चाहे जेल में रह सकते हैं। तो अगर मैं सीएम हूँ तो कोर्ट को मेरे को बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी कोर्ट अंदर, ताकि मैं सीएम की फाइलें साइन कर सकूं और बेसिक जिम्मेदारी, जब तक बेल नहीं मिलती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी जेल से चला सकूं। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूं, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा, ताकि अगली बार मोदी जी जहां जहां चुनाव हारेंगे वहां वहां ऑपोजिशन के लीडर को या सीएम को गिरफ्तार कर लेंगे। अगली बार अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से सरकार चला ली, फिर मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी किसी दूसरे सीएम को हाथ लगाने की। तो फिर मनीष सिसोदिया का क्यों इस्तीफा करवा दिया? मनीष सिसोदिया जी खुद कह के गए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही जाऊंगा मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। लेकिन इसको समझने की, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे से सरकार नहीं गिरती, सीएम के इस्तीफे से सरकार गिर जाती है। वो बीजेपी मेरा इस्तीफा चाहती है। अरविंद जी, जिनको आप तानाशाह कहते हैं वो आपको एक अनुभवी चोर करार करते हैं। कल मैंने ये सुना, मोदी जी ने एक जगह कहा, उनसे कहा गया भी केजरीवाल कह रहा है आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं है। तो मोदी जी ने कहा कि वो अनुभवी चोर है इसलिए हमारे पास सबूत नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि उनके पास इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। वो तो कल पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाला फर्जी है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब वो सबूत 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पता नहीं कितने ऑफिसर्स लगे हुए हैं इनके, सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के, सारे अफसर मिलके अगर सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए तो कह दिया केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो वो खुद उन्होंने पूरे देश के सामने माना। अरविंद जी, वो तो चलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका जैसे निकलता है देखेंगे। नहीं, एक मिनट। ये कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ, और अभी 10 दिन पहले कोर्ट में इन्होंने कहा कि 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। अचानक 1100 करोड़ हो गया, मतलब कुछ भी आके बोल रहे हैं। वो 100 करोड़ कहाँ गया, 1100 करोड़ कहाँ गया? हमने कहीं खर्चा किया होगा, किसी कमरे में छुपा के रखा होगा कैश, कोई ज्वेलरी खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, किसी बैंक में पड़ा होगा। तो है, कहाँ है? नहीं है। कोर्ट बार बार पूछ रहा है उनसे। एक कोर्ट का ऑर्डर में दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। बिना मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुई है, वो कोर्ट ने भी बोला। कहीं नहीं है मनी ट्रेल, कहीं नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, मैं दिखाऊंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दे हैव एलिज्ड दैट 100 करोड़ रुपीस हैज गॉन टू आम आदमी पार्टी, हाउएवर दिस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। नहीं, जब बेल हो रही थी मनीष सिसोदिया की, उन्होंने बोला था टेंटेटिव मनी ट्रेल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नहीं बोला था, आपको गलतफहमी है, मैं दिखाऊंगा आपको।
साफ साफ लिखा हुआ है कि ₹100 करोड़ इज एलिज्ड टू हैव गॉन टू आम आदमी पार्टी, हाउएवर दिस इज नॉट प्रूव्ड। ये साफ साफ मैंने, आप मेरा वो उठाना जो मैंने अभी कोर्ट में बोला था ना, जब मेरी रिमांड हुई थी, जब मेरे को गिरफ्तार किया गया, मेरे को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में मैंने अपना पूरा मामला रखा था, उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो पोर्शन पढ़ के सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद हमें क्लीन चिट दी हुई है, तो मामला है वो 100 करोड़ है कहाँ। एक मिनट, हाँ जी, तो 100 करोड़ में से 54 इनको नहीं मिली, तो पूरा मामला क्या। और कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने मान लिया कि मेरे पास ना सबूत है ना रिकवरी है, और 2 साल से, क्योंकि मैं अनुभवी चोर हूं। मतलब ये क्या है, जबरदस्ती का सबको जेल में डाल रखा है। चलिए वो सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत ऑर्डर हैं, मतलब आप आर्ग्यू कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ और बोल सकती हूँ, पर उसमें आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आप तानाशाह कह रहे हैं, क्यों तानाशाह बोलते हैं? क्योंकि देखिए आप भी तो बाहर ही आए हैं ना, बेल बाकायदा आपको कोर्ट ने दी है, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, आप आकर इस प्लेटफॉर्म में तानाशाह बोल पा रहे हैं, तो कैसी तानाशाह? मुझे खुशी आपने ये बात कही। कल मैंने कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए जी, उन इंटरव्यूज को ब्रॉडकास्ट नहीं करने दिया गया। पीएमओ से फोन चला गया, केजरीवाल के इंटरव्यू नहीं चलाओगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? देखिए हम तो कल नहीं, आपने हिम्मत दिखाई, मैं आपको दाद देता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कल मैंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, वो टीवी चैनल्स के इंटरव्यू चलने नहीं दिए गए। अब मैं ओवरऑल, आपने कहा तानाशाही कैसे है। रशिया के अंदर पुतिन साहब ने सारे विपक्ष के लोगों को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव कराए, और 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए, उसको भी 80% से ऊपर वोट मिल गए। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, वो भी जीत गए। हमारे देश के अंदर मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को झारखंड में जेल में डाल दिया, कहते हैं आ जाओ अब झारखंड में चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी छीन ली उनकी, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। अगर ये जीत गए, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। तो सब कुछ बीजेपी ने किया है, इन पार्टीज ने कुछ नहीं किया है। और किसने किया? किसने तोड़ा इनकी पार्टी को? किसने तोड़ा? वहाँ के एक बारी अगर ये जीत गए, कोई पार्टी अगर एक एकनाथ शिंदे थे तो एक अजीत पवार थे। अगला टारगेट ममता बनर्जी की पार्टी होगी, स्टेलिन की पार्टी होगी, पिनरे विजयन साहब की पार्टी होगी। इन सब पार्टियों को खत्म करके, सब नेताओं को जेल में डाल के फिर ये चुनाव कराएंगे, 90% वोट मिल जाएंगे इन लोगों को। इस तानाशाही से देश को बचाना है। आप जब जेल में थे, एक चीज़ तो आपने सोची होगी कि आपके साथ कौन साथ खड़े हुए, आपका काडर रोड पर था, हर आए दिन एक प्रोटेस्ट हो रहा था। ये भी सोचा होगा अरविंद जी कौन साथ नहीं थे। आपके अगर 11 एमपी हम देख लें, उनमें से जो लोकसभा के एमपी थे वो बीजेपी चले गए, रिंकू जो पंजाब से आपका एक लौता लोकसभा एमपी था। जो 10 राज्यसभा एमपी हैं, अगर मैं 3 छोड़ दूँ, अगर मान लीजिए संदीप पाठक जी को छोड़ दिया जाए, संजय सिंह को छोड़ लिया जाए और गुप्ता जी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जो 7 एमपीज़ हैं ना, वो आपके साथ खड़े हुए, ऑप्टिक्स दिखाई दिए गए खड़े हुए, ना उन्होंने कुछ बोला आपके साथ, ना उन्होंने पार्टी का सपोर्ट किया। आपको बुरा नहीं लगता कि मे बी राज्यसभा में गलत आपने गलत लोग बिठा दिए? मेरे को नहीं बुरा लगता। नहीं लगता? बीजेपी को बुरा लगता है। क्यों? बीजेपी कह रही है केजरीवाल के 7 एमपीज ने केजरीवाल के पक्ष में नहीं बोला, इसलिए हमें वोट दो। अरे 10 साल तुमने केंद्र की सरकार चलाई, अपने काम पे वोट मांगो यार। मेरे एमपीज नहीं बोले, मेरी मर्जी, मेरी पार्टी है, मैं निपट लूंगा उनसे। तुम्हारे को नहीं निपट लूंगा इन द सेंस, मैं उसको डील कर लूंगा, मैं उनसे पूछ लूंगा भाई क्या बोले नहीं बोले। प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे थे, मेरे को मिलती रहती थी खबर। अब बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया कि केजरीवाल, आपने 7 का नाम लिया, वो 3 की बात करते हैं कि 3 एमपी केजरीवाल के नहीं बोले, इसलिए हमें वोट दो। 7 है। मैं उनको कहना चाहता हूं बीजेपी को, यार अपने काम पे वोट मांगो। वो किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी टूटी चोरी करके ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारे बैंक से पैसे निकलवा लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देते तो ये बिजली काट के भाग जाएंगे।
इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया, ये सुबह का अखबार लेके भाग जाएंगे और वहाँ पे बॉम्बे जाके बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं वो लोग। देश के अंदर लोग इतने त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बहुत दुखी हैं लोग। तो जब लोग टीवी पे देखते हैं अपने प्रधानमंत्री से, उम्मीद करते हैं कि आज मेरा प्रधानमंत्री मुझे बताएगा कि अगर मैं इनको वोट दूं तो ये महंगाई कैसे कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, डीजल के दाम कैसे, उसकी तो बात ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री जी को कि महंगाई हो रही है। रोजगार कैसे देंगे उसका उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विजन नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। ये तुम्हारी टूटी चोरी करके भाग जाएंगे, तुम्हारा सोफा लेके भाग जाएंगे, ये तुम्हारी टेबल लेके भाग, ये क्या है? ये विजन है? गाली गलौज करके वोट लेना चाहते हो? केजरीवाल के 3 MP भी नहीं बोल रहे, अरे नहीं बोल रहे, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी, नहीं बोल रहे। पर अरविंद जी बाहर तो मैसेज जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता, किसी ने नहीं पूछा, बीजेपी वाले उठा रहे हैं बस। नहीं अरविंद जी, अगर देखिए ये आप ही के MPs हैं, ये जो 7 राज्यसभा के MP हैं, हमारे MP हैं, हम उनसे बात कर लेंगे ना। बीजेपी वालों को क्या तकलीफ, प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ हो रही है कि केजरीवाल के MP नहीं बोले? आपने आडवाणी जी बोले, आडवाणी जी ने वोट मांगी मोदी जी के लिए, नहीं, वो तो अभी बहुत मुरली मनोहर जोशी जी ने वोट मांगी, अब तो बहुत वसुंधरा राजे ने वोट मांगी, डॉक्टर रमन सिंह ने वोट मांगी। वसुंधरा जी तो कैंपेन कर रही थी, वो सब राजस्थान में जम के कैंपेन किया है। ना मैं आपको 30 इनके नेताओं की लिस्ट दे दूंगा जिन्होंने मोदी जी के पक्ष चलिए, वो में तो वोट, उनके थे, आप तो कह रहे हैं अपने नेता के बारे में देखिए, है ना? तो फिर ये क्या डिस्कोर्स है? डिस्कोर्स में कह रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारी टूटी चोरी करके चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने खुद जो गारंटीज दी हैं, आप देखिए वो सवाल आप नहीं ले रहे हैं, पर चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जो गारंटीज आपने खुद आके बोला है कि मैं ये गारंटीज दूंगा। पहली बात, अमित शाह ने आके बोला है कि जो पार्टी 22 सीट लड़ रही है वो गारंटी नहीं दे सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने गारंटी कार्ड बोला है कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, क्या आपने अपने अलायंस पार्टनर से बात की है? इस पे सहमति है? मैंने जो बातें बोली है वो इस देश का हर आदमी चाहता है। वो भटकती आत्मा नहीं चाहता, वो नकली संतान नहीं चाहता, टूटी चोरी नहीं चाहता। मैंने क्या बोला है, हम गांव-गांव में स्कूल खुलवाएंगे, सरकारी स्कूल, आपके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करेंगे, आपके लिए फ्री और 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आपके परिवार के लिए फ्री और शानदार इलाज का इंतजाम करेंगे। चाइना ने और पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को छुड़वाएंगे। और एक पार्टी जो 22 सीट लड़ रही है, वो चाइना से जो जमीन आप कह रहे हैं जो हथियार ली है वो वापस ले आएंगे। सारे पार्टनर इस पे सहमत होंगे, आप चिंता ना करो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज पिछले 10 साल के अंदर चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर घुसता जा रहा है और उसका अभी तक पुष्टि नहीं की है सरकार ने। वही तो चिंता की बात है। सरकार से जब पूछा जाता है, आपका सरकार से जब पूछा जाता है तो सरकार कहती है कोई नहीं आएगा, कोई, लेकिन सैटेलाइट की पिक्चर्स दिखा रही हैं कि चाइना अंदर आता जा रहा है। भारत सरकार चाइना से बात करने में असमर्थ है, उनको सख्ती से बोलने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के दोस्तों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं चाइना में। अगर मोदी सरकार ने सख्ती से बात की चाइना के साथ तो उनके दोस्तों के बिजनेस इंटरेस्ट चाइना के अंदर, तो अभी आप राहुल गांधी की एक मिनट कंप्लीट करें। तो उनके दोस्तों के, चाइना उनके दोस्तों का बिजनेस खत्म कर देगा चाइना के अंदर। इसीलिए मोदी सरकार चाइना के साथ बात करने में, आंख से आंख मिला के बात करने में असमर्थ है। दूसरी चीज, अगर वो हमारी ज़मीन के अंदर आते जा रहे हैं तो हमें उनको सख्ती करनी चाहिए थी, हम उल्टा करते जा रहे हैं, उनसे और सामान खरीदते जा रहे हैं उनसे। पिछले 3 साल से चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। पहले US से होता था, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हमारी चाइना के साथ हो गई है पिछले 3 साल से। क्यों? हमें तो उनको आंख दिखानी चाहिए थी कि अगर तुमने हमारी ज़मीन खाली नहीं की तो हम तुम्हारे साथ व्यापार बंद कर देंगे। वो करने की बजाय हम उनसे और व्यापार कर और इनाम देते जा रहे हैं। अभी तक अगर हमारी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की तो हम हमारे किसी दोस्त का बिजनेस वहाँ नहीं है, हम सबसे ऊपर सिक्योरिटी और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रखेंगे कि पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद व्यापार होगा। पर अरविंद जी, इसका अभी तक कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, और ये बार बार यही एलिगेशन लगता है कि अरविंद केजरीवाल बिना तथ्य और फैक्ट्स के, अगर भारत सरकार देश को गुमराह कर रही है तो हम अपनी आंखें बंद करके सो जाएं, हम अपनी सरकार से ना पूछें? अगर सैटेलाइट की पिक्चर्स आ रही हैं और दिखा रही हैं कि उन्होंने हमारी
टेरिटरी के अंदर घुस के पुल बनाने शुरू कर दिए, सड़कें बनानी शुरू कर दी, हम सो जाएं, हम कुछ बात, हम उसकी आवाज़ ना उठाएं? बिल्कुल उठाएंगे हम अपने सरकार की खिलाफ आवाज़। पर चलिए, अभी वही बात है कि इसका अभी तक कोई फैक्ट नहीं है। आप कह रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये आपकी एलिगेशन है। दिल्ली की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। अभी 7 सीट हैं दिल्ली की जिनका चुनाव होने जा रहा है। एक चीज़ हमेशा देखनी हुई आई है कि जो आपको जमकर वोट करता है वही वोटर जब लोकसभा आ जाता है वो मोदी जी का वोटर बन जाता है, वो मोदी जी को वोट करता है। एक अलायंस बहुत मुश्किल से हो पाया है आपका कांग्रेस के साथ। ठीक चल रहा है? आपको लगता है इस बार कुछ हो पाएगा? जो 7 सीट आप मिलकर लड़ रहे हैं दिल्ली में। शुरू में हिकअप्स थे कांग्रेस के साथ, क्या लेकिन हिकअप्स थे? हमारी पुरानी हॉस्टिलिटीज़ थी भाई, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो गठबंधन के बाद हर लेवल पे काम करने में कई सारी अड़चनें थी, लेकिन अब वो अड़चनें दूर कर दी गई हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैंने उनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया, उनके नेता हमारे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट जी आए थे अभी थोड़े दिन पहले। तो अब वो ऊपर से नीचे तक एक सिनर्जी है और मिलके काम कर रहे हैं। और मुझसे अगर आप 2 महीने पहले, मेरी अरेस्ट के पहले पूछती कि कितनी सीट आ रही है, तो मैं कहता शायद 1-2 आ जाए। लेकिन अरेस्ट को लेके दिल्ली की जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। और वो इसका जवाब इस बार वोटिंग वाले दिन देगी दिल्ली की जनता। आप कह रहे हैं कि प्रचार दोनों तरफ से हो रहा है। हमने आपको देखा, आपने 7 सीटों पर जाकर प्रचार किया। आप कन्हैया कुमार के साथ खड़े हुए थे 2 दिन पहले। ये उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट जी आए थे। सचिन पायलट जी को छोड़ के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी के साथ कई बार बात हुई। उनके पहले से मेरे को एक बड़ी छोटी सी विंडो मिली है 20 दिन की, जिसमें मैं भी कई जगह गया हूँ। तो डेट्स मैच नहीं कर पाई, और अदरवाइज और इसमें कुछ नहीं था। हमारा 2-3 बार प्लान हुआ कि हम जॉइंट रोड शो करेंगे, हो नहीं पाया। थोड़ा सा तो अजीब लगेगा ना अरविंद केजरीवाल जी, जिस पार्टी की बिना पे आपने अपनी पॉलिटिक्स बनाई, अपनी पार्टी खड़ी करी, अब वक्त आने पर जाकर उसी पार्टी का बटन दबाएंगे आप, और वो आपकी पार्टी का बटन दबाएंगे। हमारे सारे जितने हम साथ हैं, हमारे सामने एक ही है कि देश को बचाना है और तानाशाही से बचाना है। हम नहीं चाहते कि रशिया की तरह, बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए। अरविंद जी, एक बहुत गंभीर चार्ज है आपके पास कि अरविंद केजरीवाल जो तानाशाही की बात करे, जो देश बचाने की बात करे, जो महिला के पक्ष में बात करे, आज एक बहुत गंभीर चार्जेस लगे हैं उनकी पार्टी पर और उनकी अपने खुद के पर्सनल सेक्रेटरी पर अरविंद केजरीवाल इस बार चुप हैं। नहीं, मैंने तो बोला है भाई, 2 वर्जन है। मैं मौके वारदात पे तो था नहीं। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी ने दिया है पुलिस को और एक विभव ने दिया है पुलिस को। पुलिस ईमानदारी से जांच करे, अगर ये सही है तो इनके पक्ष में, ये सही है तो इनके पक्ष में। न्यायालय में केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो न्यायालय न्याय करे। ये गलत है तो इनको सज़ा मिले, ये गलत है तो इनको सज़ा मिले। इसमें चार्ज ये है अरविंद जी कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पक्ष डिसाइड कर लिया है वो किसकी तरफ खड़े हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या है? क्योंकि जब कंप्लेन हुआ, मैं तो जज हूँ नहीं, जज हैं, अभी आरोप हैं, तो आरोप के बिना पे आप ये नहीं तय कर सकते ये सही है कि वो सही है। तो जज तय करेंगे कि कौन सही है, और उसके बाद जो जज तय करेंगे उस पे आपने अभी कोई पक्ष नहीं लिया? मैं पक्ष नहीं लेना चाहता, जो सही है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो अभी कैंपेन है, आपको लगता है ये एक मुद्दा बन पाएगा कैंपेन का, या ये कैंपेन मोदी फैक्टर बनाम अरविंद केजरीवाल सिंपैथी फैक्टर होगा दिल्ली और पंजाब में? देखिए, कल जिस तरह से इन्होंने किया कि मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को निशाना बनाया, ये शायद भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ होगा। राजनीति में नेता तो आपस में लड़ते थे, पार्टियां तो आपस में लड़ती थी, लेकिन किसी के बीमार और बूढ़े माँ बाप को नहीं खींचा जाता था। तो क्या मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि मेरे माँ बाप गुनहगार हैं? मेरे माँ बाप से वो पूछताछ करवाना चाहते हैं, पुलिस पूछ चाहता है क्या मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप गुनहगार हैं किसी चीज़ के? उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को प्रताड़ित मत कीजिए, ऊपर वाला देख रहा है। पर इस अरविंद जी, अगर हम पीछे जाएं, एक आपका ट्वीट है, उसमें आपने बोला है जब मोदी जी अपनी बूढ़ी माँ के कैमरे के सामने रहते थे, तब आपने बोला था ये अच्छी चीज़ नहीं लगती। अब बीजेपी कह रही है, आपने भी तो कल वही किया है। मैंने क्या किया? पुलिस पूछताछ के लिए आने वाली थी जी, पुलिस का मैसेज आया परसों शाम को कि टाइम दे दीजिए। हमने 11:30 का टाइम दिया। 11:30 बजे मैं अपने माता पिता को लेकर उधर कमरे में जा रहा था, तो मैंने तो पुलिस को बुलाया नहीं था। पुलिस आ रही थी पूछताछ, मैं कौन सा
मैंने तो ये नहीं कहा कि लाइन में खड़े हो जाओ नोटबंदी के लिए, मैं तो नहीं लेके गया नोटबंदी के लिए उनको। आपके माता पिता से पुलिस ने की पूछताछ? वो आए नहीं फिर लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि चुनाव का टाइम था, उन्हें लगा नुकसान हो रहा है। अरविंद जी, आपने एक चीज़ और बोली है कि अगर 4 जून पर आपकी सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो आप छूट जाएंगे। तो ऐसा कैसे? क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जुडिशरी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो उसकी कद्र नहीं है कि जैसे ही अगर नहीं, सरकार आई आप आज- छूट जाएंगे। आज जुडिशरी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और अगर हमारी सरकार बनती है तो जुडिशरी अच्छे से न्याय कर पाएगी। झूठे केसेस जो हैं वो सब सारे झूठे केसेस ख़त्म किए जाएंगे, और जो असली चोर हैं जो इनकी पार्टी में गए हैं और जी। जिनको वॉशिंग मशीन से धो दिया गया है, उन असली चोरों को पकड़ा जाएगा। आखिरी 2 सवाल करूंगी अरविंद जी। अगर मान लीजिए कि बीजेपी फिर पार में आती है, आप वापस जेल जाते हैं, एक बहुत कठिन वक्त है ये आपकी पार्टी के लिए, पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अक्यूज़ बनाया गया है ईडी ने, तो आगे आप पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? जनता तय करेगी। आम आदमी पार्टी अब 4 लोगों की पार्टी नहीं है। इस देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है आम आदमी पार्टी। इस देश के लोगों ने ऐसी कभी गवर्नेंस देखी नहीं थी। 75 साल के इतिहास में एक नेता बता दो जो कहता था मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक नेता बता दो जो कहता था मैं तुम्हारे घर के लोगों के लिए अस्पताल बनवा दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, फ्री इलाज दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। फ्री बिजली दे दूंगा, 24 घंटे बिजली दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। अकेली पार्टी है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रहूँ ना रहूँ, पर लड़ेंगे लेकिन और ये- छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये विचार जो है, ये गवर्नेंस का मॉडल जो है, ये अब सालों साल चलेगा। और आप पीछे नहीं हटने वाले। मैं इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। मेरे को अगर ये फांसी पे चढ़ा देंगे, भारत 100 केजरीवाल पैदा कर देगा। आखिरी सवाल अरविंद जी, 4 जून को तो पता नहीं क्या होगा, वो तो जनता जैसे आप कह रहे हैं डिसाइड करेगी, पर बीच में भविष्यवाणी बहुत हो रही है कि इंडिया अलायंस का कितना आएगा, बीजेपी का कितना आएगा, एनडीए का कितना आएगा। अब जिन्होंने आपके साथ काम किया, प्रशांत किशोर, उन्होंने बोला 300 पार है बड़े आराम से, सातों की सातों सीट दिल्ली भाजपा लेके जाएगी। भविष्यवाणी करेंगे कुछ, और या जो चल रही है उस पर टिप्पणी देंगे? मेरा अपना असेसमेंट है कि बीजेपी 220 से कम रहेगी और इंडिया अलायंस को 300 के करीब मिल सकती है। और जो 7 सीट हैं आपकी दिल्ली में, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते तो मैं 1 या 2 बोलता, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। ये जो अलायंस दिल्ली में इस बार है, क्या 7 महीने बाद कांग्रेस के साथ फिर रहेगा? अभी हम केवल 4 जून की सोच रहे हैं। चलिए, वापस 2 जून को जेल जाना होगा। अब कैसे देखते हैं? पिछले 50 दिन कठिन रहे थे? कठिन थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, मैं पढ़ रहा था उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ रहा था अंदर बैठ के, जब भगत सिंह जेल गए थे उनके सामने तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। जब जवाहरलाल नेहरू 10 साल वो जेल में रहे थे, गांधी जी कितने साल, चंद्रशेखर आज़ाद कितने साल जेल में रहे थे, मेरे सामने तो उम्मीद है कितनी देर 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल जेल में रख लेंगे, बाहर तो आना ही है, झूठा केस है। वो लोग जेल गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, हम लोग जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। चलिए देखते हैं कौन देश बचाता है और जनता किसको पिक करती है। थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी, बहुत शुक्रिया आपने आज तक और इंडिया टुडे से बात की, जो अंग्रेजी में कहते हैं लेट द बेस्ट मैन विन। गुड लक। शुक्रिया सर, शुक्रिया।